जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। देखिए कि बीपीएससी 72 का जो हम लोग का टारगेट बैच चला है, तो एक सप्ताह थोड़ा काम के कारण आपका डिले हुआ है, लेकिन अब स्पीड में आपका चलेगा और तुरंत ये सभी कवर कर लेंगे लोग। तो भारतीय प्राचीन इतिहास जब हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, तो उसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर ये भी है जो आपको इतिहास समझने में मदद करेगा। ये आखिर इतिहास कैसे लिखा जाता है, जैसे हम लोग कोई भी पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो उस समय का इतिहास कैसे समझते हैं लोग, या वैदिक काल में, या जो हम लोग का धीरे धीरे ये समाज परिवर्तन हुआ है, तो ये सभी समझने में आपको मदद करेगा। यहाँ पीटी के साथ साथ मेंस में भी ये काम करेगा आपका। तो थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा आसानी से इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखा जाए। इसमें देखिए है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत में दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग किसमें बांटा गया है, तो एक आपका साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। साहित्यिक स्रोत में क्या हो जाएगा, तो वृतांत होता है, यानी कि कोई यात्रा उस समय किया, जैसे चीन का यात्री कोई यहाँ पे आया और उस समय का वृत्तांत लिखा कि क्या क्या घटना घट रहा है, कैसे राजा यहाँ पे शासन कर रहा है, तो उससे उस समय का इतिहास समझने में मदद मिलता है। और साथ में उस समय देखिए कि हर कालखंड में लेखक होते हैं और उस समय कालखंड के किताब में लिखा जाता है। तो वैसे ही बहुत सारा किताब जो महत्वपूर्ण किताब है, धार्मिक किताब भी है और धर्मनिरपेक्ष किताब भी है, तो वहाँ से भी हम लोग, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी हम लोग देखेंगे लोग। इसके अलावा देखिएगा, साहित्यिक स्रोत के अलावा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है कि खनन के द्वारा जो भी उस खनन या खोज के द्वारा वहाँ पे जो भी वस्तु मिलता है, चाहे उस समय का आपका मिट्टी का बर्तन मिला हो या अभिलेख मिला हो, स्मारक, भवन, सिक्का, मूर्तियाँ, चित्रकला, मुहरे, ये सब, तो ये सब से भी इतिहास उस समय के जो चल रहा था समझने में मदद करता है। तो सबसे पहले इसको दो भागों में हम लोग बांट दिए हैं लोग, एक साहित्यिक स्रोत और एक आपका पुरातात्विक स्रोत। तो सबसे पहले आपका साहित्यिक स्रोत पढ़ लेते हैं लोग जो लिखे हैं, इसके बाद इसे मिटा के वो भी पढ़ लिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। एक तो भारतीय साहित्य, यानी कि जो भारत के लेखक थे उनका, और दूसरा का विदेशी, जो विदेश से कोई व्यक्ति यहाँ पे घूमने आया और उस समय कोई किताब लिखा, वृत्तांत लिखा, तो उसे विदेशी साहित्य में रखा जाता है। विदेशी साहित्य में आप देखिएगा तो चीनी का लेखक सबसे प्रमुख में आता है लोग, चीनी और यूनानी। तो चीनी में देखिए कि फाहियान आता है, हेनसन आता है, इत्सिंग आता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि चीनी लेखक फाहियान, वेनसंग, इत्सिंग। इससे क्या होगा कि आगे जब हम लोग इसके किताब के बारे में पढ़ेंगे लोग कि फाहियान ने कौन सा किताब लिखा या कौन सा वृत्तांत लिखा, तो एक बार में आप इन सबको ये समझ लीजिए कि ये किस देश का है लोग। उसके बाद उसका आगे हम लोग देखेंगे लोग, जैसे जैसे उन लोग का समय आएगा वैसे वैसे उन लोग जितना किताब लिखा है लोग सभी के बारे में देखा जाएगा। तो फाहियान और वेनसंग और इत्सिंग ये किस देश के था लोग, तो ये चीन का था लोग। ये डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि फाहियान किस देश का था या वेनसंग किस देश का था, इत्सिंग किस देश का था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ये भी पूछेगा कि फाहियान किसके काल में आया था, तो जब उस शासक के बारे में पढ़ा जाएगा। ऐसे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है, तो जब चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ा जाएगा तो वहाँ पे डिटेल में इसके बारे में देखा जाएगा कि कौन सा किताब लिखा था। यहाँ पे सिर्फ ये याद रखिएगा, फाहियान, वेनसंग और इत्सिंग चीन का लेखक है लोग, चीन का यात्री था लोग। उसके बाद देखिएगा कि अरबी लेखक जो अरब देश से आया लोग इधर, उसमें देखिएगा कि अल सुलेमान प्रमुख है। उसके बाद अल मसूरी और इब्न बतूता, मोहम्मद गौरी के साथ ये आता है आपका अल मसूरी। तो ये उस समय पढ़ा जाएगा तो उस समय देखा जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यूनानी और रोमन लेखक। रोम किसे बोला जाता है, तो इटली जो वर्तमान देश है उसी को बोला जाता है, और रोमन उसके आसपास का जो उस समय का क्षेत्र था। यूनान देखिएगा कि जो अभी आपका यूरोप है, तो यूरोप के आसपास का जो क्षेत्र है उसी को उस समय यूनान बोला जाता था। और यूनान देखिएगा कि उस समय का बड़ा क्षेत्र है, तो जो अभी इराक या मिस्र ये है, तो उसको सभी को मिला के बोला जाता था। तो आगे और डिटेल में हम लोग ये समझेंगे लोग। यहाँ से लेखक देखिएगा कि मेगास्थनीज आता है, उसके बाद टॉलमी आता है, हेरोडोटस आता है, निरियाकस आता है सिकंदर के साथ। उसके बाद देखिए कि अरिस्टोबुलस आता है, और देखिए कि मेगास्थनीज जो है सिकंदर के बाद आता है यहाँ पे। और इंडिया नाम के किताब भी लिखा है, तो भारत के ज्योग्राफी टॉमली के द्वारा लिखा गया है। तो ये सब तो आगे हम लोग देखेंगे ही कि ये कौन कौन किताब लिखा है लोग। तो ये तो विदेशी जो साहित्यकार था लोग, यानी कि यहाँ पे आया लोग और वृत्तांत लिखा लोग। तो देखिएगा कि आपका चीनी लेखक में फाहियान, वेनसंग, इत्सिंग हो जाएगा, और वहीं पे अरबी लेखक में अल सुलेमान,
अल मसूदी इब्न बतूता हो जाएगा। इब्न बतूता मोरक्को का है, तो अरबी लेखक में ही आएगा वो सभी। और यूनान और रोमन देखिएगा तो मेगास्थनीज, टॉलमी, हेरोडोटस, निरियाकस, अरिस्टोबुलस, ये सब आ जाएगा लोग। तो ये तो आपका विदेशी साहित्य के स्रोत हो गया। अब देसी साहित्य में देखेंगे कि देसी साहित्य में देखिएगा कि एक ब्राह्मण साहित्य में बांटा गया है, उसके बाद बौद्ध साहित्य में बांटा गया है, जैन साहित्य में बांटा गया है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। देखिएगा कि ब्राह्मण साहित्य यानी कि जो वेद से जितना साहित्य निकला है उसे ब्राह्मण साहित्य बोला जाता है। और देखिए कि बौद्ध साहित्य, जो बौद्ध धर्म से जितना साहित्य निकला है उसे बौद्ध साहित्य बोला जाता है। वैसे ही जैन साहित्य, जैन धर्म के संस्थापक आप जानते हैं कि महावीर हैं, और उस समय यानी कि जैन धर्म के जो मानने वाले लेखक थे उनके द्वारा जो लिखा गया है, तो ये सब जो किताब है तो ये जैन साहित्य में आ जाएगा। धर्मनिरपेक्ष साहित्य उसे बोला जाता है जो धर्म से उसका संबंध नहीं होता है, या तो उस समय के जो व्यापार हो या समाज हो या उस समय के राजपाट हो, तो उसके बारे में लिखा जाता है, तो वो धर्मनिरपेक्ष होता है। और संगम साहित्य देखिए कि संगम काल में जो लिखा गया है, दक्षिण भारत का जो इतिहास चल रहा था उस समय में, तो उस समय में ये आपका प्रमुख साहित्य हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे देख लिया जाए, उसके बाद ये देखा जाएगा ब्राह्मण साहित्य। तो देखिए बौद्ध साहित्य में आपका सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक, ये तीनों का तीनों याद रखिएगा कि बौद्ध जो धर्म था उसके नियम कानून से संबंधित था। तो देखिए कि जो मिलिंद पन्ह है, एक बुक है, एक मिलिंद नाम के राजा रहता है और नागसेन जो रहते हैं बौद्ध धर्म के ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं, तो इनके बीच का जो प्रश्न रहता है, आपका जो प्रश्न रहेगा वो किस पे रहेगा, तो दर्शन पे रहता है। और जो मिलिंद प्रश्न पूछता है और नागसेन उसका उत्तर देते हैं, उसी को जो बुक में संजोया गया है उसे मिलिंद पन्ह बोला जाता है, यानी कि मिलिंद का प्रश्न। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि बुद्ध चरित आपका इसी से आ जाएगा, और दिव्यवान ये भी आपका बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म का ही साहित्य है। उसके बाद देखिए कि जैन धर्म का जो साहित्य है, परिशिष्ट पर्मन, भद्र बाहु चरित्र, उसके बाद भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि जैन साहित्य का जो है परिशिष्ट पर्मन, भद्र बाहु चरित्र और भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, इसके बारे में डिटेल में क्यों नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब जैन धर्म हम लोग पढ़ेंगे लोग वहाँ एक एक बात डिटेल में समझेंगे लोग। अगर यहाँ पे हम एक एक चीज़ के बारे में समझाने लगेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो भी पूरा तात्विक इसी में पढ़ना है। तो ये तो हम लोग एक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं लोग, तो इसीलिए आपको एक बार ये समझा देते हैं ताकि आगे जब हम आप कोई भी साहित्य के बारे में समझाएं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य का मतलब क्या होता है। जिस साहित्य में धर्म की बात ना किया गया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म के खिलाफ हो गया हो, धर्म के बारे में बात उसमें नहीं करना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो देखिए कि अर्थशास्त्र जो ये किताब है, ये कौटिल्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं चाणक्य के द्वारा ये लिखा गया था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र लिखा गया है तो ये मत समझिएगा कि इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया गया होगा। ये आपका राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है, यानी कि उस समय के जो राज्य व्यवस्था था उसके बारे में इसमें लिखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आता है और बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र जो किताब है वो किस विषय पे आधारित है। तो ये किस पे विषय पे आधारित है, तो राज व्यवस्था पे आधारित है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पेन और कॉपी लेके बैठ के पढ़िए, ताकि जब भी ऐसा आए तो वो थोड़ा सा अलग से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखिए कि अष्टाध्यायी या अष्टाध्यायी, ये आपका एक व्याकरण का किताब है जो पाणिनि के द्वारा ये लिखा गया है। तो ये याद रखेगा अष्टाध्यायी। तो ये किस विषय पे आधारित है, तो संस्कृत का जो व्याकरण है उस पर आधारित है। और उसके बाद देखिए कि राजतरंगी या राजतरंगिणी, ये जो किताब है ये कश्मीर के जो शासक हुए तो उन लोगों का क्रमबद्ध एक जितने शासक हुए उनके इतिहास इसमें लिखा गया है। और ये कलहंस के द्वारा या कलहन के द्वारा ये लिखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। मुद्रा राक्षस जो है ये भी मौर्य वंश के जो उस समय का राजपाट था या व्यापार था, समाज था, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ मिलता है। और ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित और कादम्बरी जो किताब है ये आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। और वहीं पे देखिएगा कि अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत, इसमें देखिएगा कि कालिदास ज़्यादा जितना भी साहित्य लिखे हैं उसमें ज़्यादा प्रेम कहानी मिलता है। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे लोग तो ये
कि सभी जितना किताब होगा साहित्य सब के डिटेल में हम समझाएंगे। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि कालिदास के द्वारा मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम ये इनके द्वारा लिखा गया है। इसके बाद देखिएगा कि संगम साहित्य को दक्षिण भारत का साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि तुरुपुरक, शिल्पाधिकारम, मणि मैखले और जीवक चिंतामणि। इधर भी देखिएगा कि संगम साहित्य में ज्यादातर जितने साहित्य हैं ये भी प्रेम से संबंधित ही हैं। तो ये थोड़ा सा एक बार आप याद कर लीजिएगा, और जब दक्षिण भारत का पढ़ेंगे लोग तो एक एक चीज पढ़ा जाएगा। अब देखिए कि ब्राह्मण साहित्य, तो ब्राह्मण साहित्य को अगर देखा जाए तो वेद, उसके बाद ब्राह्मण वेद, आरण्य, उपनिषद को ही वेदांत बोला जाता है। उसके बाद उपवेद, महाकल्प, पुराण और स्मृति में बांटा गया है, और षड दर्शन एक आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि वेद कितने हैं, तो ये तो आप भी जानते होंगे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे बाद का वेद अर्थवेद है, तो ये आपको याद रखना है। और ये देखिए कि सामवेद जो है ये गायन वाला वेद है, और यजुर्वेद जो है ये कर्मकांडीय वेद से संबंधित है। अब ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब क्या हो गया कि वेद का ही जो उपयोग करते थे लोग, उन्हें जैसे कि अभी कोई भी शादी विवाह होता है तो जो आते हैं पुरोहित, तो उस समझ लीजिए कि उस समय के जितने ये ग्रंथ है उसके पुरोहित हैं, तो इसे ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना गया है। और इसमें देखिए कि ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितिकी, और कौशितिकी को ही संख्यायन बोला जाता है। तो ऋग्वेद जो है इसी का ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितिकी, और कौशितिकी को ही संख्यायन बोला जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ अगर पूछे तो शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, तैत्तिरीय ब्राह्मण हो जाएगा। और सामवेद का देखिए तो तांडव को ही पंचविश बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है कि पंचविश जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये किसका है, तो सामवेद का है। और देखिए कि संविधान ये भी आपका हो जाएगा। और अर्थवेद देखिए कि अर्थवेद का आपका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ आ जाएगा, गोपथ ब्राह्मण, तो ये आपको याद रखना है। हालांकि इसके बारे में वैदिक काल में बहुत डिटेल में हम लोग को पढ़ना है कि आपका यहाँ से क्या क्या, ऋग्वेद से क्या होगा, यजुर्वेद से क्या क्या प्रश्न आएगा, ये सभी डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद देखिए कि आरण्य का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो अपने सांसारिक जीवन छोड़ के किसी जंगल में चल जाए, एकांत अवस्था में जाके, और वहाँ पे अध्याय करे या अध्यात्म करे, और वो भी जो अर्जन करता है ज्ञान, तो उस ज्ञान को किसी ना किसी किताब में लिखा, तो उसी को आरण्य बोला जाता है। और आरण्य में देखिएगा ये तैत्तिरीय आरण्य, मैत्रायणी और ऐत्रेय ये प्रमुख है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर देखा जाए उपनिषद को ही वेदांत बोला जाता है। उपनिषद जो होता है ये आपका जो वेद है उसको समझने के लिए जो नियम कानून है और जो आपका ग्रामर है, तो ये सब इसमें समझाया गया है। तो उपनिषद देखिएगा कि आपका 108 उपनिषद है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपनिषद कितना है, तो 108 है। और देखिए कि ये इसको समझने के लिए जैसे ऋग्वेद है, इसे कितने उपनिषद में बांटा गया है, तो ये आपका 10 उपनिषद। उसी को आसान भाषा में अगर हम समझें कि मान लीजिए कि कोई कहानी है और उस कहानी को जिसे खंड में बांटा जाता है कि खंड का ऐसे करके 8-10 भागों में बांटा जाता है ताकि आसानी से वो समझ में आ जाए, वैसे ही उपनिषद को भी बांट दिया गया है उसके विषय के अनुसार। तो देखिए कि ऋग्वेद को 10 भागों में या 10 खंडों में बांटा गया है या 10 उपनिषद में बांटा गया है। वैसे ही सामवेद को देखिए कि 16 भागों में बांटा गया है, और अर्थवेद जो है 31 भागों में। और देखिएगा कि आपका यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद को भी 2 भागों में बांटा गया। एक भाग आपका शुक्ल यजुर्वेद हो जाएगा और एक आपका कृष्ण यजुर्वेद हो जाएगा। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यजुर्वेद को कितने भाग में बांटा गया, तो एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। और देखिए कि शुक्ल यजुर्वेद ये आपका 19 हो जाएगा और कृष्ण यजुर्वेद ये 32 भागों में बांटा गया है। और देखिए कि ये छंदोग्य, ऐत्रेय, कंठ, मुंड ये क्या है, तो ये उपनिषद का नाम है, तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग। और देखिएगा कि जैसे कि इसमें आपका व्याकरण भी आ जाएगा, उसको समझने के लिए कहानी के पद और गद्य दोनों भाग में आता है। इसके बाद देखिए कि उपवेद, वेद का भी उपवेद होता है, जैसे कि आप देखिए कि आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है, और धनुर्वेद ये आपका यजुर्वेद का हो जाएगा, गंधर्ववेद ये आपका सामवेद का हो जाएगा,
और शिल्प वेद ये अर्थवेद का हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कि महाकाव्य, तो महाकाव्य कौन कहना है, तो ये आप दो याद रखिएगा, एक महाभारत एक रामायण। तो भारत का महाभारत और एक रामायण, ये दोनों महाकाव्य के रूप में देखा जाता है। पुराण देखिएगा कि 18 पुराण है, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण नाम सुने होंगे। तो शिव पुराण, विष्णु पुराण इसमें प्रमुख है, बहुत नारद पुराण, इसमें ऐसे 18 गो पुराण है। तो ये आपसे ये इसके डिटेल में जाके नहीं पूछता है, अंदर से सिर्फ ये पूछता है कि कितने पुराण है, तो 18 पुराण है। और स्मृति देखिएगा, तो स्मृति यानी कि एक तरीका का समझिए कि जिस समय ये था तो उस समय का ये संविधान हुआ करता था। जैसे कि देखिए कि आपका मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, यानी कि नियम कानून से ये संबंधित किताब हुआ करता था। तो देखिए कि मनु स्मृति जो है मनु के द्वारा लिखा गया है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि मनु पहला व्यक्ति थे और उन्हीं के द्वारा हिंदू धर्म का जो नियम कानून है वो लिखा गया था। तो इस प्रकार देखिएगा कि वेद 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन, अर्थवेद सबसे बाद का। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ देखिएगा कि ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशांकी, और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण तैत्तिरीय हो जाएगा। सामवेद का तांडव, जिसे पंचविश के नाम से भी जाना जाता है, और संविधान हो जाएगा। अर्थवेद का गोपद ब्राह्मण हो जाएगा। आरण्य, ये अभी हम आपको समझाए हैं कि ऐसे विद्वान व्यक्ति होते थे लोग जो समाज छोड़ के जंगल में जाके अपना जो भी ज्ञान प्राप्त करना होता था, अध्यात्म करना होता था, तो उन्हीं को बोला जाता था। तो इसमें तैत्तिरीय, मैत्रावणी और ऐत्रेय हो जाएगा। उपनिषद 108 है। वे उपवेद ये 4 है, और महाकल्प 2 है, महाभारत रामायण, और पुराण आपका 18 है। स्मृति 3 स्मृति हम लोग को याद करना है। इसके अलावा भी देखिएगा कि षड दर्शन, एक इन सबसे अलग एक 6 दर्शनों को मिला के बनाया गया है षड दर्शन। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। उत्तर मीमांसा, बादरायण, इन लोगों का जो अध्यात्म है, उन लोगों का जो ये है, तो उनका जो विचार है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे लोग आगे जाके। ये तो पूरा एक चैप्टर ही आएगा। 6 दर्शन है जो भारतीय इतिहास का है, तो वो एक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो ये तो यहाँ पे समाप्त होता है। अब पूरा तात्विक स्रोत पढ़ने के लिए इसे तो मिटाना पड़ेगा, तो इसे मिटा के और पूरा तात्विक स्रोत पढ़ाते हैं। कि साहित्यिक स्रोत तो देख लिए हैं, अब पूरा तात्विक स्रोत देखना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सिक्का के बारे में देख लिए जाए। जो उस समय के सिक्का जो मिलते हैं, उससे भी उस समय के समाज और व्यापारिक व्यवस्था का पता चलता है। तो देखिएगा कि सिक्का के अध्ययन को क्या बोला जाता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिक्के के अध्ययन को न्यूमेटिक्स बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए हैं। तो देखिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था उस समय किस प्रकार का सिक्का था। तो उस समय जो सिक्का हुआ करता था वो टेराकोटा का हुआ करता था या सेलखड़ी का हुआ करता था। तो ये आप याद रखिएगा, टेराकोटा का हुआ करता था। टेराकोटा मतलब क्या हो गया, तो आप जो देखे होंगे ईंट या खप्पर का जो घर होता है, तो उसे क्या किया जाता है कि मिट्टी में एक ढांचा दिया जाता है और उसको पकाया जाता है। वैसे ही टेराकोटा पक्का हुआ मिट्टी का जो वस्तु बना होता है उसे बोला जाता है। तो टेराकोटा का ये सिक्का होता था, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कि मौर्य काल से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो मौर्य काल में 3 प्रकार के सिक्के मिले हैं। एक आपका आहत मिला है, उसके बाद पंचमार्क मिला है, उसके बाद पन मिला है। तो देखिए कि आहत जो हुआ करता था इसे ठप्पा मार के बनाया जाता था, यानी कि जैसे हथौड़ी होता है तो हथौड़ी से पीट पीट के बनाया जाता है, वैसे ही इसे ठप्पा मार के बनाया जाता था। पंचमार्क इसमें 5 तत्वों को मिला के बनाया जाता था, तो इसीलिए इसका पंचमार्क इसका नाम रख दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य काल का सिक्का का नाम क्या है, तो आहत हो जाएगा, पंचमार्क हो जाएगा और पन हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे कि हिंद और यूनानी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम बार भारतीय इतिहास में सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो ये हिंद यूनानी ही जारी करता है लोग। तो ये याद रखिएगा कि सोने का सिक्का किसने चलाया, तो हिंद यूनानी चलाता है लोग। लेकिन ये शुद्ध सोने का सिक्का नहीं रहता है, इसमें कुछ मिलावट रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शुद्ध सोने का सिक्का कौन चलाता है, तो शुद्ध सोने का सिक्का आपका कुषाण चलाता है लोग। तो कुषाण काल में शुद्ध सोने का सिक्का चलता है, तो ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया,
तो देखिए कि गुप्त काल के द्वारा, गुप्त काल जो शासक था लोग गुप्त वंश के, तो उनके द्वारा सोने का सिक्का सबसे ज़्यादा जारी किया जाता है। और स्वर्ण युग तो बोला भी जाता है, तो स्वर्ण युग तो उसके स्थापत्य कला के कारण बोला जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाला एक चीज़ है कि देखिए सबसे पहले सोने का सिक्का कौन जारी किया, तो हिंद या हिंद यौन से बोला जाता है, कुषाण के द्वारा शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया। और सबसे ज़्यादा सिक्का सोने का, सर्वाधिक सिक्का गुप्त वंशों के द्वारा चलाया गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या हो गया कि ज़्यादा सिक्का सोने का चलाने के कारण स्कंदगुप्त के समय देखा गया कि अशुद्ध जो सोने का सिक्का था उसमें अशुद्धियत ज़्यादा आ गया, यानी कि मिलावट ज़्यादा आ गया। तो देखिए कि ये आपको याद रखना है तीनों चीज़, कि सबसे पहले सोने का सिक्का यवन के द्वारा चलाया गया, और शुद्ध सोने का सिक्का कौन चलाता है लोग, तो कुषाण वंश के चलाता है लोग। और सर्वाधिक सिक्का सोने का कौन चलाता है लोग, तो गुप्त काल के द्वारा चलाया जाता है लोग। उसके बाद देखिए है कि जो चांदी का सिक्का यहाँ पे गुप्त काल में चलता है, जिसे रूपक बोला जाता था। और ये याद रखिएगा चांदी के सिक्कों को क्या बोला जाता था, तो रूपक बोला जाता था। अभी भी देखिए कि किसी किसी का रूपक नाम रहता है, तो यानी कि उसका नाम चांदी ही है। और देखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया गया है। और देखिए कि गुप्त काल में मयूर और कौड़ी का उपयोग किया जाता था व्यापार के लिए। कौड़ी क्या होता है, तो कौड़ी देखिए कि छोटा छोटा सीप होता है, आप देखे होंगे कौड़ी। तो कौड़ी और मयूर का उपयोग किया जाता था। ईंट भाटा में अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा कौड़ी का उपयोग किया जाता है। धीरे धीरे ये प्रचलन खत्म होते जा रहा है। उसके बाद देखिए कि सतवाहन जब वंश आता है, तो सतवाहन वंश के द्वारा सीसा का सिक्का चलाया जाता है। तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि सीसा का अगर सिक्का रहेगा और उसे आप जेब में रखिएगा, तो वो आपस में टकराएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, तो वो असफल हो जाता है ये प्रयोग। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सीसा का सिक्का किसने जारी किया, तो सतवाहन के द्वारा। इसके बाद देखिए कि हुमायूं आता है, और हुमायूं चामड़ा का सिक्का जारी करता है। तो चामड़ा का सिक्का वो तो और ज़्यादा कठिन हो जाएगा, गर्मी के दिन में वो पसीज के आपस में चिपक जाता था, तो ये भी असफल प्रयोग हो जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चमड़ा का सिक्का किसने जारी किया था, तो हुमायूं के द्वारा जारी किया गया था। शेरशाह यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शेरशाह का जो सिक्का जारी किया गया है उसका कॉपी बहुत सारा सरकार किया है। सिर्फ ये भारत सरकार ही नहीं, पाकिस्तान के द्वारा, नेपाल के द्वारा, और भी आसपास के जो देश हैं उनके द्वारा भी उसका जो प्रयोग कर रहा था शेरशाह, तो उसका पद्धति लेने का प्रयास किया गया है। और देखिए कि शेरशाह ने 3 प्रकार का सिक्का चलाया है। एक चलाया दाम, जो आम आदमियों के लिए यानी कि गरीब व्यक्तियों के लिए कह सकते हैं या आम आदमी को कह सकते हैं, ये तांबा का हुआ करता था। तो तांबा का सिक्का को क्या बोला जाता था, तो दाम बोला जाता था। और चांदी के सिक्का को क्या बोला जाता था, तो रुपया बोला जाता था। तो रुपया तो आप देखते ही हैं कि अभी भारत सरकार ये लिया है शब्द यहाँ से। तो देखिए कि रुपया किस चीज़ का हुआ करता था, तो चांदी का। और दाम किसका हुआ करता था, तो आपका तांबा का हुआ करता था। और जो असरफी हुआ करता था ये सोना का हुआ करता था, जो कि धनी व्यक्तियों के पास रहता था या उपयोग में आता था। अभी भी सोना, जो सोना का सिक्का है, तो गरीब व्यक्ति के पास थोड़े ना रहता है, धनी व्यक्ति के पास ही रहता है। तो ये आपको याद रखना है। तो सोना के सिक्का को असरफी, चांदी के सिक्कों को रुपया, और तांबा के सिक्का को दाम बोला जाता था। तो ये आपको याद रखना है। और देखिएगा इसके बाद सिक्का के बाद, सिक्का तो आसानी से आप समझते हैं। और यहाँ पे देखिए कि अभिलेख, अभिलेख को मतलब अभिलेख क्या है, तो देखिए कि जैसे कि अगर आसान भाषा में समझें, तो मान लीजिए कि हम लोग जो मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं या कोई विधायक है, अपने जो नागरिक है उनसे अगर कोई सूचना देना हो, तो वो किस प्रकार सूचना देते हैं, रेडियो पे या टीवी पे आके एक भाषण के रूप में वो सूचना दे देते हैं। लेकिन उस समय ऐसा तो कुछ था नहीं। तो उस समय के जो शासक था लोग या राजा था लोग, जो भी कहिए, तो वो क्या करता था लोग कि एक पत्थर को काट के ऐसे बड़ा सा और स्लेट टाइप के, और उस पर लिखवा देता था लोग। जैसे कि ये पत्थर का बड़ा एक स्लेट हो गया, जैसे ये बोर्ड है, तो पत्थर का ऐसे ही बड़ा सा कटवा के और उस पर 1-2 करके ऐसे नोट करके लिखवा दिया जाता था, जिसे आम आदमी जाके आसानी से पढ़ के ये समझ लेता था कि शासन जो चला रहा है, जो हमारे राजा है, शासक है, आगे क्या करने वाले हैं। तो ये कोई भी सूचना देने का एक तरीका हुआ करता था उस समय का। तो इसे अभिलेख बोला जाता है। ये पत्थर का हुआ करता था ज़्यादातर। अब देखिए कि अभिलेख के जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसे एपियोग्राफी बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो एपिग्राफी या एपोग्राफी, एपिग्राफी बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा।
जो अभिलेख मिला है जहां से बार बार क्वेश्चन आता है, तो जितना महत्वपूर्ण अभिलेख है यहाँ पे देख लिया जाए। तो देखिएगा सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख। ये हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो जो खारवाल शासक थे उनके से संबंधित है, और ये उड़ीसा के आसपास में ये पड़ेगा। तो देखिए कि खरवाल के शासक का क्रमबद्ध यहाँ पे विवरण दिया गया है। तो हाथी गुफा अभिलेख में किसके बारे में बताया गया है? तो आपका खरवाल के शासक के बारे में बताया गया है, और ये कहाँ पे पड़ेगा? उड़ीसा में। उसके बाद देखिए कि जूनागढ़ अभिलेख। ये जूनागढ़ जो अभिलेख है ये आपका गुजरात में पड़ेगा। तो ये आप याद रखिए कि जूनागढ़ गुजरात में एक जगह का नाम है और वहीं पे ये मिला है, तो इसका नाम जूनागढ़ अभिलेख रखा गया है। इसमें जो शासक हैं तो रुद्रदमन के बारे में बताया गया है, और देखिए कि इनके विजय के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में और कृति के बारे में, जितना युद्ध जीते होंगे उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद देखिए कि नासिक अभिलेख। ये महाराष्ट्र में पड़ेगा, नासिक। तो ये तो आप जानते ही हैं, संतरा के लिए नासिक फेमस है। और देखिए कि ये गौतम पुत्र, यहाँ पे गौतमी पुत्र बलश्री के द्वारा ये रचना कराया गया था, और सातवाहन शासक जो गौतमी सतकर्णी है उनके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलता है, उनके कृति के बारे में, उनके युद्ध के बारे में यहाँ पे मिलता है। तो नासिक अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में जानकारी मिलता है। इसके रचनाकार कौन है? तो आपका गौतमी बलश्री हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ, प्रयाग से ही आपको पता चल रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में होगा, प्रयागराज में। और देखिए कि ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाने जाते हैं, एक भी युद्ध नहीं हारे हैं। तो इनके विजय और विजय का जो नीति है, जो नीति बनाए हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद देखिए कि एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख ये भी महाराष्ट्र में पड़ेगा, और देखिए कि ये पुलकेशियन द्वितीय के बारे में यहाँ से जानकारी मिलता है। वो भी स्पेशल इसमें देखिए है कि एक युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। जो हर्षवर्धन एक शासक रहता है, जो वर्तमान में आपका हरियाणा पड़ेगा, उसके आसपास का ये क्षेत्र में शासन करता है। उस समय का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक रहता है। लेकिन जब दक्षिण भारत में अपना अभियान चलाता है तो पुलकेशियन द्वितीय के द्वारा ही नर्मदा नदी के तट पे उससे रोका जाता है, और दोनों में युद्ध होता है, जहाँ पे पुलकेशियन द्वितीय विजयी होता है। इस प्रकार हर्षवर्धन का जो अभियान दक्षिण भारत का रहता है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, किस नदी पे हुआ था युद्ध? तो नर्मदा नदी पे हुआ था। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि भीतरी अभिलेख। ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा, भीतरी अभिलेख। तो ये देखिए कि आपका स्कंदगुप्त के बारे में यहाँ से जानकारी मिलता है, इनके जीवन के जो घटना है उसका जानकारी मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। मत्सौर अभिलेख ये भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। यहाँ पे यशोवर्मन जो शासक हुए थे उनके बारे में, उनके सैनिक उपलब्धि के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलता है। तो एक बार तुरंत इसका रिवीजन कर लीजिए। हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल जो शासक थे उनके बारे में क्रमबद्ध यहाँ पे इतिहास का जानकारी मिलता है। और जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदमन शासक थे इनके बारे में जानकारी मिलता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री या गौतमी सतकर्णी के बारे में जानकारी मिलता है, लेकिन गौतमी बलश्री के द्वारा इसका रचना कराया गया था, यानी कि बनवाया गया था। प्रयाग स्तंभ ये समुद्रगुप्त के विजय के बारे में जानकारी मिलता है। एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलता है, जो एक युद्ध लड़ा गया था पुलकेशियन द्वितीय और हर्ष के बीच में। भीतरी अभिलेख ये स्कंदगुप्त के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलता है। और मत्सौर जो अभिलेख है ये यशोवर्मन के सैनिक उपलब्धि के बारे में जानकारी मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख आपका उड़ीसा में पड़ेगा। जूनागढ़ जो अभिलेख है ये आपका गुजरात में पड़ेगा, और नासिक अभिलेख आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। तो देखिए जूनागढ़ अभिलेख को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि जूनागढ़ जो क्षेत्र है यह भारतीय इतिहास में हम लोग देखेंगे, मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे भी, तो ये जूनागढ़ आपका गुजरात में है, तो ये अभिलेख गुजरात में होगा। नासिक जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। प्रयागराज तो आप जानते ही हैं इलाहाबाद का ही नाम चेंज किया गया है, तो ये आपका यूपी में हो जाएगा। एहोल अभिलेख ये भी महाराष्ट्र में पड़ेगा, और भीतरी अभिलेख और मत्सौर अभिलेख ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। साथ में थोड़ा नोट में दो बिंदु देख लिया जाए। ये सबसे प्राचीन जो अभिलेख है ये कहाँ पे मिला था? तो ये आपका बोगोज कोई एक जगह है ईरान, वर्तमान में ईरान तो बहुत ज़्यादा फेमस है, न्यूज़ में चल रहा है, तो उसी के आसपास के क्षेत्र में ये सबसे पहले अभिलेख मिला था। और देखिए कि ये मध्य एशिया में पड़ेगा।
मित्र, वरुण, नास्तिक और वरुण और इंद्र, ये जो देवता हैं उस पे उनका नाम उत्कृष्ट मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी पूछता है कि सबसे पहले इंद्र का नाम या वरुण का नाम कहाँ पे मिला था, तो मध्य एशिया के जो अभिलेख है उस पे मिला था। और एक चीज़ और याद रखना है कि ये तो भारत के बाहर पड़ेगा। भारत में सबसे पहले अभिलेख किसने लिखवाने का शुरू किया था, तो अशोक के द्वारा शुरू किया गया था। ब्राह्मी लिपि वो तो सभी लिपि में अभिलेख लिखवाया है। जब अशोक के बारे में पढ़ेंगे लोग तो डिटेल में देखा जाएगा। इसके बाद देखिए कि सर्वप्रथम सिक्के पर लेखन कला का कार्य किसने किया था, तो ये यवनों के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। साथ में एक चीज़ और याद रखना है कि मोहम्मद जो गौरी था, यहाँ से बहुत सारा धन ले जाता है जीत के, और जब अपने यहाँ पहुँचता है तो बहुत सारा सिक्का वहाँ पे चलाता है। तो सिक्का चलाता है तो एक तरफ कालमा लिखवाता है और एक तरफ लक्ष्मी जो देवी है उनका चित्र बनाता है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। एक ये कि भारत में सबसे पहले अभिलेख किसने, तो अशोक के द्वारा। और दूसरा क्या कि मोहम्मद गौरी के जो सिक्के हैं उस पर पूछ सकता है, या ऐसे पूछेगा कि किस शासक के या किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पे हिंदू देवी लक्ष्मी की चित्र मिला है, तो ये आपका मोहम्मद गौरी हो जाएगा। तो यहाँ से ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मंदिर कला शैली के बारे में पढ़ते हैं। तो मंदिर तो सभी कोई देखा है, लेकिन एक चीज़ समझिएगा कि जब साउथ का मंदिर देखिएगा तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। वहीं पे नॉर्थ का जैसे यूपी हो गया, जैसे राम मंदिर हो गया, और भी जितने बड़ा बड़ा मंदिर है, तो यूपी, बिहार, ये सब हरियाणा के तरफ जाइएगा तो इधर का मूर्ति कुछ अलग मिलेगा। वहीं बीच में जाइएगा जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो वहाँ का मूर्ति नहीं, मंदिर जो होता है उसका स्ट्रक्चर अलग मिलता है। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो नागर शैली है ये आपका उत्तर भारत का मंदिर है। नागर शैली में देखिएगा कि जो मंदिर बनाया जाता है तो एक मेन मंदिर तो ऐसे रहता ही है, और उसके चारों तरफ, चारों दिशाओं में छोटा छोटा मंदिर बनाया जाता है। और दक्षिण भारत के मंदिर में देखिएगा कि मंदिर जो रहता है कई श्रृंखला में रहता है, जिससे कि घर रहता है 1 तला, 2 तला, 5 तला, वैसे ही कई श्रृंखलाओं में रहता है। मदुरई का मंदिर देखिए, वो सब मंदिर देखिएगा तो आपका पता चल जाएगा। मध्य भारत का जो बेसर शैली है तो इसमें देखिए कि दोनों का मिक्सर रहता है। इस साइड के जो मंदिर है मध्य भारत के, यहाँ पे ऐसे भी मंदिर मिल जाएगा, और जो दक्षिण भारत के मंदिर है उसका भी कुछ लिया गया है। तो इन दोनों का मिश्रण है, तो इसे बेसर शैली बोला जाता है। और द्रविड़ शैली ये दक्षिण भारत का जो मंदिर होता है उसे बोला जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, भवन निर्माण का कला है, तो भवन निर्माण में भी ये आ जाएगा और मंदिर कला में भी आ जाएगा। तो जब हम लोग मंदिर कला या कल्चर जब हम लोग पढ़ा जाएगा भारत की संस्कृति, तो उसमें एक एक चीज़ समझाएंगे कि गोपुरम क्या होता है, द्वारम क्या होता है, वेदरम क्या होता है। तो ये सब जो मंदिर में जहाँ प्रवेश करते हैं लोग, तो वो क्या बोला जाता है, एक एक चीज़ वहाँ पे समझना है। तो वो तो ज़्यादातर मेंस में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ से ये पीटी में आपका क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, ये जरूर पूछता है। अब देखिएगा कि ये तीनों के अलावा आपका मूर्ति कला है। तो मूर्ति कला देखिएगा कि जब हम लोग हर शासक में पढ़ेंगे लोग तो वहाँ पे मूर्ति कला के बारे में दिया रहेगा, तो वो अपडेट करते रहना है। और देखिएगा कि इसके बाद चित्रकला, तो चित्रकला भी जो है ये उसी समय पढ़ते रहना है। एक चीज़ आप याद रखें कि मूर्ति कला का सबसे पहले विकास किस शासक के काल में या किस वंश के काल में हुआ था, तो कुषाण वंश के काल में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और चित्रकला देखिए कि जब से मनुष्य है आदि मानव से ही चित्रकला बनाते आ रहा है। हम लोग जो पहला चैप्टर इतिहास के ही पढ़े थे लोग, तो उसमें देखिए कि हाथी गुफा चित्रकला मिला था। तो चित्रकला आदि मानव भी बनाते आ रहा है लोग। तो जब भी हम लोग इतिहास का कोई चैप्टर रहेगा जहाँ से इम्पोर्टेंट होगा वो पढ़ा जाएगा। मुहर इम्पोर्टेंट है। मुहर का मतलब क्या होता है, तो अभी देखिएगा कि मान लीजिए हमको अमेरिका, ब्रिटेन या किसी और दूसरे देश में जाना है तो पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो एक प्रकार का देखिएगा कि ये मुहर जो हुआ करता था पासपोर्ट का काम करता था। यानी कि मुहर, अभी आप देखे होंगे कि मुहर कैसे मारा जाता है, तो वैसे ही मुहर बहुत प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है। एक जगह से दूसरा का जगह पे अगर व्यापार करना होता था तो वहाँ का शासक मुहर मार के देता था। तो ये मुहर जो होता है व्यापार करने की अनुमति देता था। उसके बाद एक से दूसरे का देश में जाने पर वो सुरक्षा के रूप में भी, पासपोर्ट के रूप में भी उस समय काम करता था। तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा था उस समय मुहर का। जैसे कि मान लीजिए कि उस समय कोई शासक
का जो आदमी है दूसरा का जगह जाता होगा तो उसमें जो वहाँ का राजा हुआ करता था तो वो अपना मुहर मार के देता होगा चिट्ठी के ऊपर कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो मुहर वो चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आएगा मुहर से कि मुहर क्या है। अब एक चीज़ हम लोग को देखना है कि ये तो यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब कल से आपका साइंस और एक इंडियन ज्योग्राफी और साथ में इतिहास ये कंटिन्यू चलते रहेगा। बीच बीच में हो सकता है कि संडे के दिन 5-6 घंटा लेके, जैसे विश्व भूगोल हो गया वो चैप्टर ख़त्म कर दे 2 भागों में 5-5 घंटा के पढ़ा के, और इकोनॉमिक्स जैसे छोटा सब्जेक्ट है तो वो भी किसी संडे को ख़त्म कर देंगे पढ़ा के। तो ऐसे जो छोटा छोटा पर्यावरण हो गया तो पर्यावरण भी 5-5 घंटा का अगर वीडियो बना देंगे या तो 4-4 घंटा का, तो हो सकता है कि एक दिन में ही वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब संडे को वो डाल दिया जाएगा, और भी आपको कोई भी सलाह देना है साथ में। अब आपका देखिए कि पीटी का प्रैक्टिस सेट भी डाला जाएगा, तो वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ज़्यादा समय नहीं है तो अब स्पीड में पढ़ना है। तो यहीं से समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।